नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी, वीएसएन विशिष्ट सेवा मेडल, ये हमारे साथ में हैं। इन्होंने हमें समय दिया, इसलिए इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और इनके व्यूज़, इनके थॉट्स चैनल पर व्यूअर्स द्वारा बहुत पसंद किए गए और कॉन्स्टेंटली हमेशा अ, लोगों के फ़ोन्स और मैसेज आते हैं कि सर को वापस बुलाया जाए, इनसे और भी बातों पे डिस्कस किया जाए। तो सर, आज आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you, Rahul. जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो पे आने के लिए। और हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स के और जो रिसर्च कर रहे हैं, हम एक व्यू पॉइंट उनके सामने रखें। जी। सर, आज आज 2 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे। पहली चीज़, अभी रिसेंटली देखा गया है कि फिलीपींस और चाइना के बीच में कुछ टेंशन हुआ है। अब वैसे देखा जाए तो चाइना की जो लैंड बॉर्डर है, वो करीब-करीब 12 देशों से लगती है। पर चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, वो लगभग 23 देशों के साथ में हैं। मतलब आपकी बॉर्डर चाइना के साथ में लगे या ना लगे, पर आपका इश्यू चाइना के साथ ज़रूर हो सकता है। लगभग यही सिचुएशन फिलीपींस के साथ भी देखी गई है। फिलीपींस, और चूँकि फिलीपींस एक साउथ चाइना सी का एक आइलैंड कंट्री है और उसी के रिगार्डिंग फिलीपींस और चाइना में कुछ इश्यूज़ हुए हैं और चाइना ने कहा कि ये हमारी पूरी टेरिटरी है और फिलीपींस ने कहा कि उसकी रीजन में चाइना के कुछ शिप्स और अ वहाँ पर देखे गए। तो इसे आप कैसे देखते हैं सर? जो चाइना का एग्रेशन है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए राहुल, चाइना का जो हम प्रोग्रेशन देख रहे हैं, और स्पेशली जी जिनपिंग के आने के बाद एक वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है चाइना। और अपनी जो हेजेमनी है वो उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो जो भी रुकावट चाइना के ओवरऑल प्लान में उसको नजर आती है, उस रुकावट को वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव जी। चाइना ने निकाला है, जिसमें 100 से ज्यादा देश इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान में सीपैक हो रखा है, और फिर हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की भी बात हम करते हैं, जो हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके डिजिबूती से लेके हम अगर इस तरफ आ जाएं, और चाबहार और ग्वादर, हबन टोटा, चिटागोंग और अभी मॉलडीव्स। तो आप एक पूरा इसमें एक पैटर्न, इस डॉट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि आने वाले वक्त में आपने देखा है कि वर्ल्ड का तकरीबन 70 से 75 ट्रेड सी रूट्स के थ्रू होता है। राइट। अ, जो सी रूट्स को कंट्रोल करेगा आने वाले वक्त में, ही इज गोइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हुँ। और अगर आप इस चीज को मान के चले कि आपके सी रूट्स का आपके ऊपर टोटल कंट्रोल आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये एक गेम चेंजर बने। और और इसीलिए हमने ये देखा है कि पिछले 10 साल में चाइना ने अपनी नेवी को, जिसको पीएलए नेवी बोलते हैं, प्लान को मजबूत करने की कोशिश करी है। और नेवी में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कोई भी मैरीटाइम पावर के। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आप अपने जो है बनाते हैं, दूसरा आप राइट। न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाते हैं। हुँ। अब चाइना के पास काफी न्यूक्लियर सबमरीन्स आ चुकी हैं। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी
तैयार हो जाएगा कुछ सालों में। तो आप देखेंगे कि पूरा साउथ चाइना सी पे आपने स्प्रॉटली आइलैंड्स का नाम सुना होगा, आपने पैरासेल आइलैंड्स का नाम सुना होगा। जी, ये 2 आइलैंड बीच में है साउथ चाइना सी के, और इन दोनों आइलैंड्स पे चाइना ने इलीगल कब्जा कर रखा है। ओके, एक एक यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ होता है, वो अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी, वो एक लॉ होता है जिसमें आपका जो एक्सटेंडिव इकोनॉमिक जोन है, ईईपी हम जिसको बोलते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। वो जी, हर एक देश का राइट होता है, वो अपने ईईपी में अपना फिशिंग एक्टिविटी अपनी करे, और अपनी जो वो एक्चुअली उसका लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाता है। जी, अब चाइना इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स टाइम पे टाइम अपनी गन गनशिप्स और अपनी कॉर्वेट्स और अपनी इस टाइप की वॉरशिप्स भेजता है एज पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। हम इसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बोलते हैं। तो ये एक शो ऑफ फोर्स होता है, दिखाने के लिए चाइना को कि ये आपका एरिया नहीं है, और अगर आप हुँ, इस एरिया में हैं तो आप अपने एरिया में यू चले जाए। तो इस टाइप का जो एक्टिविटी होती रहती है। और अभी हमने कुछ सालों से देखा है कि चाइना के ऊपर कोई भी रोक नहीं रही है, क्योंकि जो एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी थी वो वर्ल्ड नंबर 1 की नेवी मानी जाती थी, आज चाइना की नेवी उस स्तर पे पहुंच चुकी है। और जी, इसीलिए हम देख रहे फिलीपाइंस के साथ प्रॉब्लम है। और फिलीपाइंस अकेला देश नहीं है, जापान के साथ अगर आप और भी आगे चले जाएं, साउथ चाइना सी के अगर आप इसको आगे भी चले जाएं, तो आपको हुँ, जापान में भी आप देखेंगे कि सेंकाकू आइलैंड्स हैं, वहां पर भी डिस्प्यूट है, बिकॉज चाइना क्लेम करता है कि वो आइलैंड चाइना का है। तो चाइना की क्लेम की कोई भी लीगल सैंक्टिटी नहीं। अगर हम इस चीज को लीगैलिटी में देखें, और अगर हम बाउंड्री लॉज को अगर हम स्टडी करें, तो चाइना का कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है इसके ऊपर क्लेम करने का। स्प्राटी आइलैंड भी चाइना का नहीं था, और पारासिल भी नहीं था। तो इस टाइप की, और चाइना ने इन आइलैंड्स में अपने मिसाइल बेस लगा रखे, और हुँ, वहां पे राइट, आपका एयरफील्ड्स बनाए हुए, अपनी पूरी अपनी फोर्स लेवल आपने वहां लगाई हुई है। और चाइना अभी एक न्यूक्लियर आईसीबीएम का भी टेस्ट कर रहा है, जो मल्टीपल वॉरहेड्स में 12,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। इसका नाम है डेंग फॉर्म 41, ओके, ये मिसाइल है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच सकता है। आप देख लीजिए रीच इसकी कहां तक है, और हुँ, भारत के पूरे नक्शे को कवर कर सकता है। तो राइट, आप चाइना की अपनी कैपेबिलिटी वाइज जो ये बढ़ रहा है चाइना, ये एक वर्ल्ड पीस के लिए, हम जब पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है चाइना से। और और यही वजह है कि आपने देखा होगा ऑकस एक अभी अलायंस बना है इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए। जी, दूसरा आपने क्वाड का भी गठन हुआ है। दो व्हाट क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, फिर भी उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो एज ए काउंटर टू चाइना। राइट, तीसरा आपने देखा होगा जापान में भी जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस थी, अभी जापान ने उसको
वो कॉन्सेप्ट को निकाल के अभी उसमें एग्रेशन या उसमें ऑफेंसिव फोर्सेस को रेज किया है। राइट। और इन साउथ इफ आई एम कोरिया। नॉट रॉन्ग, राइट, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1945 के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान ने ये डिसीजन लिया था कि उसकी फोर्सेस कभी भी एग्रेसिव या ऑफेंसिव वे में नहीं जाएगी। उसकी फोर्सेस एब्सोल्युटली। हमेशा डिफेंसिव वे में ही रहेगी। और वो उसने अभी रिसेंटली जो भी रीजन में चाइनीज डेवलपमेंट और जो चाइनीज एग्रेशन हुए हैं, उसको देखते हुए उसने ये शायद डिसीजन लिया है कि हम हमारे लिए एग्रेशन भी कर सकते हैं, और हमारे अलायंस जो अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी हम कोलिशन करके अगर ऐसी जरूरत आए तो हम पार्ट ले सकते हैं। आई एग्री विद यू। तो इस टाइप का जो सिचुएशन जो अभी इसको डेवलप हो रही है चाइना की, तो आप देख सकते हैं कि वो एक फोर्स टू रेकन विद अपने आप को मानता है। और अभी मालदीव्स में आपने देखा है कि जिस तरीके का उसको इनविटेशन आया है वहां पे, और जो वो अपने एक मिलिट्री हेडक्वार्टर वहां पे सेट करे। देखिए, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। जो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था इतने सालों से, वो आज चाइना करने के लिए निकल पड़ा है। अब राइट। कतार को आप देखिए। आपको मैं एक कंपैरिजन देता हूं। कतार एक बहुत रिच कंट्री है, बट कतार के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया कतार में। अब 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो इसका मतलब कि कतार को अपनी सिक्योरिटी एक आपको अश्योर्ड मिल गई। सेम चीज आज चाइना मालदीव में करने वाला है। वहां पे जो भी वनरेबिलिटी है मालदीव्स की, वहां पे चाइना अपना बेस लगाएगा, और इंडिया के ऊपर वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग अपना कर सकता है इंडियन ओशन में, कि हमारी क्या वहां पे हरकत हो रही है, हमारे जो किस टाइप के वॉरशिप्स वहां पे मूव कर रहे हैं, हमारी मैरिटाइम एक्टिविटी क्या हो रही है। तो ये आने वाला एक संकेत है जो मैं आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूं कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फिलीपाइंस में जो हो रहा है, वो भी एक इसका एग्जाम्पल है कि वो उनकी फिशिंग बोट्स तक को वहां पे जाने नहीं देते, और वाटर कैनन लेके आ जाते हैं अपनी शिप्स में, और उसको वो राइट। उसको अटैक करते हैं या उसको डेटर करते हैं, डिसुएड करते हैं वहां पे जाने से। तो ये एक देश की आप सॉवरेनिटी को आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में अगर आप ये मैटर को लेके जाएंगे तो वो वीटो हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, हाँ, एग्जैक्टली। बिकॉज चाइना परमानेंट मेंबर उसको वीटो कर देगा, बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये जो वीक स्ट्रक्चर्स हमने खड़े किए हैं, यूनाइटेड नेशन इज अ वीक स्ट्रक्चर। उस वीक स्ट्रक्चर का आज चाइना जैसा जो है देश है, वो उसका फायदा उठा रहा राइट, एब्सोल्युटली। सर, तो इतना इतना एग्रेशन हम लोगों ने अभी इस कॉल में भी थोड़ा डिस्कस किया, लास्ट कॉल में भी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए इंडियन प्रिपरेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स? है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हर एक कंट्री अपने आप को कैपेबिलिटी बिल्डिंग में लगा हुआ है, और वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग अपनी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से करता है। आज इंडिया का नंबर वन एडवर्सरी पाकिस्तान से हटके चाइना आ गया। राइट। हमारी जो 6 डिविजन्स थी फौज की, तकरीबन 2 कोर के करीब, हमने पाकिस्तान के बॉर्डर से निकाल के हमने चाइना के बॉर्डर में डिप्लॉय कर दी। आज राइट। 3 कोर है हमारी चाइना के अगेंस्ट। और राइट। इसकी वजह क्या रिसेंटली है? भी 10,000 सोल्जर्स और इंडिया ने एडिशनली डिप्लॉय किए हैं। वो राइट। बेसिकली
देखिए, वो कोई इतनी अलार्मिंग न्यूज़ नहीं है। ओके, वो 10,000 सोल्जर्स, क्या होता है कि हमको टर्नओवर भी करना होता है अपने सोल्जर्स का। राइट। वो उसकी न एक्टिविटाइज़ेशन भी हमको करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये एक कांस्टेंट मूवमेंट है। और हुँ, जहाँ पे गैप्स हमको नज़र आ रहे हैं, हम उस गैप्स को फिल भी करने की कोशिश करते हैं कि हमको जो एडिशनल ट्रूप्स, एक कहावत है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, बिकॉज़ हुँ, माउंटेन में आप जितनी भी फौज अगर वहाँ पे लगा लो, उतनी कम हो जाती है। तो राइट, उस एरियाज़ को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कुछ सैटेलाइट मूवमेंट से पकड़ा है। चाइना कुछ वहाँ पे कुछ एरियाज़ में हरकत करने की कोशिश कर रहा था। तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए कि वो अगर आके कोई फीचर पे बैठ जाता है, डोमिनेटिंग हाइट अपनी ले ले, तो हमको बहुत मुश्किल होगा उसको निकालना वहाँ से। आपने राइट, कैलाश हाइट्स का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब हमने कैलाश हाइट्स कैप्चर करी थी, तो चाइना भी इसको निकल चला था उसको कैप्चर करने के लिए। बट ओके, हमारे सोल्जर्स की फिजिकल फिटनेस बेटर थी चाइनीज से, और इसीलिए हम 2 घंटे पहले पहुंच गए वहां हुँ, पर। 2 घंटे भी डिले होता तो आज कैलाश हाइट्स पे पीएलए की फौज पहुंची होती। वो राइट, वो दूसरी बात है कि हमने वहां से अभी डिसएंगेज कर दिया है, बिकॉज अपने टेंशन को दूर करने के लिए। बट ये कैपेबिलिटी हम रखते हैं, और इसीलिए माउंटेन्स में मैं आपको इतना एक आश्वासन अपना दे सकता हूं आपके व्यूअर्स को कि माउंटेन्स में चाइना हमारा मुकाबला नहीं कर पाता, ओके, बिकॉज हमारे पास भी उतनी ही फौज की नफरी है वहां पे जितनी चाइना की फौज की है। और वहां पे आई बॉल टू आई बॉल है। दो एरियाज में चाइना ने अपने आप को मजबूत कर लिया है। वो डेमचौक का एरिया है, और डिप्सांग का प्लेन का एरिया है। ओके, और वहां पे डिस्प्यूट है, और 21 कोर कमांडर की टॉक्स हो गई है, पर उसमें कोई इतना मेजर सक्सेस हमारी फौज को नहीं मिली है इस टॉक्स में, बिकॉज चाइना अपनी मजबूती कर रहे हैं एलएसी में, और आने वाले वक्त में हम भी अपनी मजबूती कर रहे हैं वहां पे एलएसी में। अब आपने सेना टनल के बारे में सुना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने राइट, इनॉग्रेट किया है। वो राइट, जो स्पेशली वो एक ऑल वेदर मूवमेंट हमको देता है, बिकॉज हम लोग फौज में एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते थे। साल में 6 महीने ही हमारे कॉन्वॉयज हिंटरलैंड से, पीछे से इसको लद्दाख और फॉरवर्ड एरियाज में जा सकते थे, और 6 महीने के लिए कोई मूवमेंट नहीं हो सकती थी, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड इंक्लेमेंट वेदर। बट आज जिस तरीके से हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, ब्रिजेस हमारे बन रहे हैं, हमारे टनल्स हमारे बन रहे हैं, तो अब हम अपनी फौज को सस्टेन कर पाएंगे 24/7। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना के लिए, बिकॉज अब हमारे पास वो क्षमता आ जाएगी कि हम कभी भी रीइंफोर्समेंट्स वहां पे भेज सकते हैं, और राइट, हमारे जो सप्लाईज है वो कंटिन्यूस रहेंगे। एडवांस विंटर स्टॉकिंग हमारी कम हो जाएगी। तो ये एडवांटेज है। और जिस तरीके से हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, आपने देखा राफेल आ गया है। राइट, आपने इसको देखा, उसको हमने इसको लद्दाख के उसको डिफेंड करने के लिए हमने उसको एक रोल दे रखा है। एक ऑपरेशनल रोल है राफेल का वहां पे। दूसरा, हम अपने ये जो लाइट टैंक्स हैं, जो वहां पे कामयाब होते हैं इस ऑल्टीट्यूड में, हम वो लाइट टैंक्स भी ऑन ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं। और 1-2 साल में वहां पे लाइट टैंक्स भी आ जाएंगे। हमने अल्ट्रा लाइट हवाइजर्स हमने वहां पे लगा रखे यूएसए से लेके। हमने लेटेस्ट ड्रोन्स हैं, तकरीबन 2000 से ऊपर ड्रोन्स वहां पे डिप्लॉयड है। ओके, लॉजिस्टिक्स के लिए ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ऊपर से जो हमारा जो
रॉकेट और हमारा मिसाइल्स और हमारा आर्टिलरी, हमारे सिस्टम्स हैं, वो सारी गन पोजीशंस तैनात है बॉर्डर पे, पूरी एम्यूनिशन के साथ, पूरी एम्यूनिशन डंपिंग हो चुकी है। अब चाइना हमको सरप्राइज नहीं कर सकेगा, बिकॉज राइट। मोमेंट हमको सैटेलाइट से, हमको जो इमेजरी हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक कॉमकोसा कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो कोई भी हरकत अगर वहां पे एलएसी में होती है, तिब्बत की तरफ से या अक्षय चीन की तरफ से या कहीं से भी, या आप डोकलाम का एरिया ले लीजिए, चिकन नेक के सामने सिलीगुड़ी का एरिया, आप अरुणाचल का एरिया ले लीजिए, कहीं पर भी मूवमेंट होती है तो भारतीय फौज उसको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और राइट। क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट है वहां पे, तो हमारा रिएक्शन टाइम भी बहुत कम रहेगा। और हमारे जो एयरफोर्स कॉर्डन्स है, अभी जो डीबीओ लिंक भी बन चुका है, डीबीओ का वहां पे एयरफील्ड भी है, और हम एक एडवांटेज में है, हमारे जो एयरफील्ड्स है वो हम एडवांटेज में है कि वो लो राइट्स पे। तो उनका जो एंड्योरेंस लेवल है, वो चाइना के एयरफील्ड से या एयरक्राफ्ट से ज्यादा रहेगा, और वो ओके। ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे, बिकॉज उतनी उनकी फ्यूल कैपेबिलिटी बेटर रहेगी। तो हम्म। ओवरऑल मैं इस चीज को आपको समअप अपना कर सकता हूं कि चाइना का मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज बिल्कुल सक्षम है, और जो हथियार हमको, वेपन सिस्टम्स हमको चाहिए वो है वहां पे। और जहां पे शॉर्टेजेस हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बजट हमको सैंक्शन कर दिया है। आप जानते हैं कि अभी ये हाल ही में 15,000 करोड़ का भी एक पैकेज सैंक्शन हुआ है, और उससे हम अपनी आर्टिलरी, अपने सिस्टम्स को, और अपने मैकेनाइज्ड वॉरफेयर को हम और इसको पुख्ता करेंगे। और लास्ट में जो आईएसआर कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है इंडियन आर्मी की। जो एक ओके। हमारा वीक एरिया होता था, वो अभी एक हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम प्रोग्रेस करेगा, मुझे उम्मीद है कि फौज में जहां पर भी गैप्स हैं हमारी कैपेबिलिटी में, जहां पर भी हमको ऐसे लगता है कि हमको ये वीकनेस है जिस एरियाज में, हम उस वीकनेसेस को दूर कर पाए। राइट। एंड सर शायद इसीलिए मुझे एक अभी शायद 3 या 4 दिन पहले का स्टेटमेंट है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जो उन्होंने दिया था कि चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट अलाय है यूएस का, और इंडिया के साथ में हर पॉसिबल जो कमिटमेंट हो सकता है या हर पॉसिबल पार्टनरशिप हो सकती है, उसको वो बहुत इम्पोर्टेंट नज़र से देखते हैं। दूसरी सर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा अगर मैं गलत ना हूँ तो। पिछले 6 महीने में लगभग 2 या 3 वॉरशिप्स हमारे नेवल में डिप्लॉय हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आईएनएस जटायु भी डिप्लॉय हुआ है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और शायद थर्ड के ऊपर काम चल रहा है, जो शायद 2029 या 2030 तक कमीशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी जो हमारी नेवी है, वो कितनी ज़्यादा अपग्रेड हो रही है आने वाले कुछ सालों में? अगर इसके ऊपर आप कुछ व्यूअर्स को बता पाएँ? देखिए, मैं नेवल ऑफिसर तो नहीं हूं, तो इतनी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जा पाऊंगा। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आज इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, ओके। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम हो रहा है, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास नहीं है। ओके। तो आप इसको मान के चलिए कि हम
हमारी जो कैपेबिलिटी है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रखी है फिलहाल। दूसरा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है सबमरीन्स की, एंड स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स। वो हमारे पास आज कम है। स्कॉर्पियन डील के बारे में आपने सुना होगा, फ्रांस के साथ जो हमने डील करी है, उससे हमको कुछ वहाँ इम्प्रूवमेंट आएगी, बट इन चीज़ों में टाइम लगेगा। हमारी जो नेवी है, मैं मानता हूँ उसको और 10 साल से 15 साल लगेंगे। एक ब्लू वाटर नेवी हम जिसको बोलते हैं ना, जो आपके शोर से दूसरे कंट्रीज के शोर्स तक पहुंच सकती है और डोमिनेट कर सकती है। आज हमारी नेवी में वो क्षमता नहीं है। सो ये एक इसको कई लोगों को अच्छा ना लगे ये स्टेटमेंट, बट एक ये फैक्ट है कि नेवी के जो पावर को, मैरिटाइम पावर को आज ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, और अनफॉर्चुनेटली उसके लिए पैसा बहुत लगता है। राइट, बिकॉज हर एक वॉरशिप, हर एक इक्विपमेंट जो नेवी का है, वो आपका करोड़ों में जाता है। राइट, तो इसीलिए भारत जैसा जो अब विकसित देश है, उसको अपनी बजट में सबके लिए एक एलोकेशन देनी पड़ती है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक जो हमारी जो इकोनॉमी है, वो हमको परमिट नहीं करती है कि हम एक ही क्षेत्र को मजबूत करें और बाकी क्षेत्र को कमजोर करें। तो इसीलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत एक्टिव है, और हम नहीं चाहते लड़ाई हो। राइट, एंड हम जब तक लड़ाई नहीं होती, हम अपने आप को और मजबूत करते रहेंगे। हमारा मेन ये एम है कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं मांगते हैं। बिकॉज आपने देखा है कि जो भी देश एक लड़ाई में चले जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक वाइज़ वो 10 साल पीछे पीछे हो जाता है एक देश। पीछे तो गवर्नमेंट समझती है कि इट इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट अपनी सुनी होगी। इट इज रियली नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। इट इज टाइम टू इम्प्रूव योर इकोनॉमी। इट इज टाइम टू गिव अपने लोगों को एम्यूनिटीज दीजिए, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कीजिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट आपको उसको बढ़ानी है, और लोगों को अपना घर देने हैं रहने के लिए, और जो भी उनका जो डेली नीड्स है, वो आपकी जो इन्फ्लेशन है उसको आपने कम करना है, सो दैट लोग अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सके। तो ये गवर्नमेंट का फोकस एरिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि फौज को भी बैलेंस रखा है। 1.6 टू 1.7% जीडीपी का जो हिस्सा है, वो फौज को दिया जाता राइट, है। चाइना में इट्स डबल। डबल, राइट, और चाइना का जो डिफेंस बजट है, दैट इज 7 टाइम्स मोर देन द डिफेंस बजट ऑफ इंडिया। तो राइट, आप अब हमको मुकाबला नहीं करना है किसी के साथ, बिकॉज हमारी अपनी नीड्स है, उनकी अपनी नीड्स है। बिकॉज चाइना के जो बहुत सारे फ्रंट्स है, उनको ताइवान से भी इश्यूज है, उनको जापान से भी थ्रेट है, उनको जो बाकी जो देश है उस एरिया में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थ्रेट है, और इंडिया के साथ। तो चाइना अपनी डिफेंस नीड्स को उस तरीके से अपने आप को उसको बिल्डअप अपना कर रहा है। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, और 10 साल आप देखेंगे चाइना विल गो ऑन डिक्लाइन। आज ओके, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज ओनली 2.4%। राइट, और ये आपका आईएमएफ और आपके वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है। और जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, इट विल टच क्लोज टू 8%। राइट, और आने वाले वक्त में अगर यही रहा और 10 साल, you will find that India will come much closer to China in terms of capability, in terms of economic strength,
एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। राइट, तो हम मान के चलते हैं, बिकॉज आप ये इसको देखना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी रही है, वो उसको आज नहीं अगले 10 साल में हर्ट करने वाली है। राइट, You will find that 70% of the population will be more than 60 years of age. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो लड़ने के लिए आपको यंग ब्लड चाहिए, आपको सोल्जर्स चाहिए। आज वो कहां से आएंगे मुझे बताइए। राइट। और दैट सर इज शायद व्हाई। इसीलिए एग्ज़ैक्टली, और शायद इसीलिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अभी लास्ट ईयर यस, रिलैक्स भी किया। बट रिलैक्स करने के बावजूद और 30 साल लगेंगे उसको उस स्टेज एग्ज़ैक्टली, पे आने के लिए। जो एग्ज़ैक्टली। डैमेज था वो हो चुका है। हुँ, और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे चाइना विल बी ऑन अ डिक्लाइन, and that हुँ, is why China is focusing on technology, राइट, because technology से आप अपना जो मैन पावर का आपका जो इशू है, आप कुछ हद तक आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। राइट। लड़ाई, आप इसको मुझे बताइए कि आने वाली लड़ाई किस टाइप की होगी। एग्ज़ैक्टली सर, आने वाली लड़ाई तो वॉर फील्ड से हट के ये एक यस, स्पेस की, साइबर की और यस। कंप्यूटर पे बैठे-बैठे ही सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर देना, इस तरह से हो। चाइ हाँ, तो चाइना उस चीज की तैयारी में है, और ऑलरेडी उसने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली। तो चाइना आपके सिस्टम्स को जैम कर देगा, ये आपके बैंकिंग सिस्टम्स को हैक कर देगा, आपकी रेलवेज की मूवमेंट को आपको डिस्टर्ब कर देगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ लड़ाई में, आप उसको जैम कर देगा। तो अब इंडिया को इन कैपेबिलिटीज पे काम हुँ, करना, एंड दैट इज व्हाई डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हो चुका है। वी हैव अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे। हमने राइट, स्पेस को प्राइवेट सेक्टर में लेके आ गए। हमारी इतनी एग्रीमेंट्स है, स्टडी एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ स्पेस के ऊपर है, फ्रांस के साथ है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। सो वी आर गेयरिंग अप फॉर दिस चैलेंज। वी आर 10 years behind China as far as this is concerned. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आप, क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं आप, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें आज वॉरफेयर का हिस्सा बनने वाली है। राइट, सो स्लोली एंड स्लोली वी आर गेटिंग देयर, बट विल टेक टाइम। राइट। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई होप कि कभी भी हमें किसी वॉर में जाने की ज़रूरत ना पड़े एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन, और ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड में कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन ना बने। एक पीस, हार्मनी हमेशा बनी रहे और सब लोग प्रोग्रेस करें। सर, आज आपने आपका समय निकाला और इतने सारे इनसाइट्स हम लोगों को दिए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर आपसे फिर से एक बार कनेक्ट हो सके किसी और टॉपिक के साथ में। आपके समय थैंक का यू बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल, इट वाज प्लेजर टू बी ऑन द शो, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर।